दोस्तों, आज हम सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि इस बार जो बीपीएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, इसी को देखते हुए मैं प्रणव कुमार आज समर्थन क्लास के साथ आपके सामने आया हूं। और विषय यह है कि बीपीएससी में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी किसी भी विषय के हो, उन सभी को हम लोगों को हल करना है। एक एक करके हल करेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं। ये 25 प्रश्न जो कि प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार से इसका संबंध है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें जो एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? प्रश्न है कैल्कोलिथिक। देखिए, कैल्कोलिथिक का अर्थ है, सबसे पहले बात केल्को। केल्को आप जानते हैं, कॉपर। कॉपर के बारे में आपको पता है कि सबसे पहली धातु जो उपयोग में ली गई वो कॉपर थी। सबसे पहली धातु जो उपयोग में ले गई वो कॉपर ही थी। हम लोग को ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली धातु जो उपयोग में ली गई उसका नाम क्या था? कॉपर। उसके बाद, कॉपर के बाद जो आया उसका नाम था कांसा। और कांसा के बाद जो आया उसके बाद था लोहा। याद रखेंगे, लोहा आया 1200 बीसी में। लोहा कब आया? 1200 बीसी में। ये ध्यान रखेंगे। यह आया 3300 बीसी में और ये आया 4500 बीसी में। मतलब 4500 बीसी से लेकर 3300 बीसी का जो कालक्रम रहा, उस समय कॉपर अर्थात तांबा हमको मिले। तांबा का युग हम कह सकते हैं। कांसा जो है मिश्र धातु है। कांसा में क्या क्या मिला रहता है? तो कॉपर मतलब तांबा और जास्ता। हम कहेंगे कि सबसे पहली मिश्र धातु कौन थी? तो होगी कांसा। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न आएगा, सबसे पहली धातु जो उपयोग में लाई गई, क्या नाम होगा उसका? कॉपर। सबसे पहली मिश्र धातु नाम कांसा, उसके बाद लोहा। तो क्रम भी है, 4500 बीसी में कॉपर मतलब तांबा, कांसा का उपयोग 3300 बीसी, लोहा का उपयोग 1200 बीसी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो मेरा जो आंसर है कैल्कोलिथिक। कैल्को मतलब क्या होता है? एक चीज समझ गए, कॉपर मतलब तांबा। अच्छा, तांबा। और एक लिथिक का मतलब होता है पत्थर। लिथिक का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। मतलब तांबा और पत्थर से मिलकर जो बने वस्तु, उसी को हम लोग कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण भी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? ताम्रपाषाण होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसमें ऑप्शन है पुरापाषाण। तो पुरापाषाण, नवपाषाण और लौहयुग, इन सभी को भी देखते हैं करके। पुरापाषाण, देखिए पुरापाषाण इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। आप सभी लोगों को पता है कि जब कालक्रम शुरू हुई तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालक्रम है जहां पे कि पत्थर का उपयोग हुआ। मानव ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। मतलब पत्थर के बर्तन, पत्थर के हथियार, जो भी कुछ थे पत्थर के थे। हाँ, एक चीज और है कि इंसान उस समय क्या करते थे, अपना जो जीवन यापन करते थे वो जो है जानवर को मारते थे या फिर फल खाते थे। यही था, जानवर को, मीट को जो है खाना, कच्चा मांस खाना। एक मजेदार बात यह है कि पुरापाषाण के लोगों को आग के बारे में जानकारी थी। इनको आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी ये लोग कच्चा मांस खाते थे। याद रखिएगा, पुरापाषाण काल में सबसे पहले आग की जानकारी किस युग के लोगों को हुई? तो पुरापाषाण। क्यों? पत्थर। अब पत्थर से, अगर पत्थर की जानकारी है तो आपको पता है कि जब पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग की चिंगारी निकलेगी। तो जब पत्थर पता है तो आग भी पता होगा। पुरापाषाण में क्या क्या पता होगा भाई? तो पत्थर की जानकारी, पत्थर के समान बनते थे और इसमें आग की जानकारी इन लोगों को थी। इसमें आग की जानकारी इन लोगों को थी। ये ध्यान हम लोग रखेंगे। दूसरा है नवपाषाण। देखिए, नवपाषाण का मतलब एकदम सीधा कृषि। खेती किस में शुरू हुई? खेती किस में शुरू हुई? नवपाषाण में शुरू हुई। खेती की बात करें तो सबसे पहले जो गेहूं की खेती हुई, सबसे पहले मेहरगढ़ में मिली। और चावल की खेती, हम विश्व की बात करें, विश्व में सबसे पहले गेहूं की खेती कहां? मेहरगढ़। अगर हम मक्का की बात करें, मकई की सबसे पहली फसल कहां हुई? अमेरिका में हुई, मैक्सिको। और बाजरा की बात करें तो चीन में हुई। उसी तरह से चावल की बात करें तो ये यूपी का है, लोहरदुंगा एक जगह है, वहां पे हुई। तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि नवपाषाण में क्या चीज हुई? तो खेती हुई, कृषि हुई। और नवपाषाण के कुछ साक्ष्य बिहार के
बिहार के जो सारण है वहां पे भी नवपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। एक क्योंकि पुरापाषाण नवपाषाण की बात हुई है तो मध्यपाषाण भी कर लेते हैं। मध्यपाषाण थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि मध्यपाषाण युग के में ही जो थे उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था। मध्यपाषाण में जो मानव थे पशुपालन शुरू कर दिया था। इनके प्रमाण मध्यपाषाण के युग के ही मानव के अस्थि पंजर मध्य प्रदेश से मिले हैं। आपको बोलेगा मानव के अस्थि पंजर जो मिले हैं वो किस कालक्रम के हैं? मध्यपाषाण। अच्छा, मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफा से जो है चित्र मिले हैं, चित्र है। तो ये चित्र किस कालक्रम का? तो मध्यपाषाण। याद रखेंगे इसको। मानव ने पशुपालन कब से शुरू किया? मध्यपाषाण। याद रहेगा, मानव ने पशुपालन मध्यपाषाण। एकदम ध्यान रखेंगे, बस एकदम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने समझ गया पशुपालन। एक बार रिवीजन करते, पशुपालन क्या होगा? मन में बोलिए आप, मध्यपाषाण होगा। ठीक है। अच्छा, नवपाषाण में क्या हुआ? नवपाषाण में क्या हुआ? कृषि हुई। नवपाषाण में क्या हुई? कृषि हुई। एकदम ध्यान रखेंगे। और जो ये पुरापाषाण में क्या हुआ? तो पुरापाषाण में अगर बात करेंगे तो पुरापाषाण में क्या हुई? तो यहाँ आग के बारे में जानकारी थी। इनको आग के बारे में जानकारी थी, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए, आग का उपयोग पशुपालन मध्यपाषाण है। चलिए, तो ये नवपाषाण भी हो गया, पुरापाषाण भी हो गया, ताम्रपाषाण भी हो गया। अब लौह युग की बात करेंगे तो हमने अभी आपको बताया 1200 बीसी। अच्छा, कभी कभी प्रश्न आता है कि लौहपाषाण ये लोहा का युग। देखिए, लोहा का युग ना वैदिक युग में हुआ है, ग्रामीण सभ्यता में हुई है। जब लोहा आया तो लोहा आने के बाद क्या हुआ? हथियार बनने लगे। लोहा आने के बाद क्या? हल जो चलती थी, जो हल, वो हल जो है लोहा का बनने लगा, क्योंकि जो मजबूत मिट्टी होती थी, जहां पे गीली मिट्टी होती थी, जहां बहुत अधिक वर्षा होती थी, तो वहां पे जो लोहा के जो है हल जिससे जोता जाता था वो बनाया जाने लगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखिए, किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो वो आंसर होगा लाल। अब मिट्टी के बर्तन को हम लोग इस तरह से बना देते हैं। तो मिट्टी के बर्तन, अब मिट्टी के बर्तन के जो ऊपर वाला जो भाग है इसमें लाल रंग का पेंट कर दिया जाता था। केवल पेंट, लाल रंग का पेंट कर दिया जाता था। लेकिन जो चित्र बनाए जाते थे, मतलब इस बर्तन में चित्र भी बनते थे, वो चित्र काले रंग से बनते थे और वो नीचे की ओर काले रंग का चित्र भी बनाया जाता था। एक प्रश्न आएगा कि हड़प्पा काल में जो बर्तन मिले मिट्टी के, उसमें जो चित्र बनते थे वो किस रंग के बनते थे? तो काले रंग के बनते थे। और ऊपर की ओर किस रंग के होते थे? तो लाल रंग के होते। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? किस रंग का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर? तो लाल होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए, अब युग की बात होगी। किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता? सामान्यतः किस युग में पड़ता है? प्रश्न। देखिए, 3 युग की हम लोग बात करते हैं। 3 युग की, 3 युग। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक वह कालक्रम है जहां पे हमारी कोई भी लिपि, कोई भी लिखी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। अर्थात वहां पे लिपि का जन्म हुआ ही नहीं था। केवल हम लोग वहां पे जो जानकारी प्राप्त हुई है, कार्बन डेटिंग से हुई है, पत्थर से हुई है, उन सभी से हम लोग प्राप्त करते हैं। वो है प्रागैतिहासिक। इसी पे पुरापाषाण पढ़ते हैं, नवपाषाण पढ़ते हैं, मध्यपाषाण पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आदि इतिहास। देखिए, आदि इतिहास जो है उसमें वैदिक काल है, वैदिक काल आता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता आता है। और इसको ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी चीजें मिली, यहाँ पे लिपि थी, यहाँ पे लिखे हुए प्रमाण मिले, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। अर्थात मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आदि इतिहासिक। इसको याद रखेंगे, आदि इतिहासिक मतलब मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए। अब लास्ट क्या आता है? इतिहास मतलब जो प्रमाण हमें मिला है, जो जानकारी हमें मिली है, वो हम पढ़ भी रहे हैं
और इतिहास की जो बीती हुई घटनाओं का हम अवलोकन भी कर पा रहे हैं। तो समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं। तो बोल रहे हैं हड़प्पा। अब हड़प्पा कौन सा होगा भाई? तो आदि इतिहास। कौन होगा? आदि इतिहास। क्यों होगा? क्योंकि हड़प्पा में एक लिपि मिली है जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं व्हाट्सएप में अगर किसी को गुस्सा आ जाता है तो इस तरह से आंख दिखा देते हैं, अगर किसी को हंसी आ जाता है तो ऐसे करके दिखा देते हैं। ये क्या है? ये भाव चित्रात्मक जो है, आप जो करके दिखाते हैं, ये हम लोगों ने हड़प्पा से सीखा है। कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आज व्हाट्सएप की दुनिया में प्रचलन में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसलिए कौन सा होगा ये? किस युग में पढ़ता है ये? आदि इतिहास। आदि इतिहास मतलब लिपि थी लेकिन पढ़ नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? एक लाइन में है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय। सिंधु जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। नगर किसे कहते हैं? नगर का मतलब होता है जहां सभी चीजें व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, आपके उपयोग के लिए जितने भी संसाधन हुए हैं वो सभी सुव्यवस्थित है। जैसे कि यहाँ के जो सड़कें थे वो 90 डिग्री पर मिलते थे, मतलब आप इधर से जाएंगे, आप इधर से जाएंगे, तो जो सड़कें थी वे 90 डिग्री पे कटती थी। सभी जो घर थे वो पक्के के थे, पक्का का मकान था, सड़कें भी पक्के थी। वहां पे स्नानागार था, नहाने के लिए स्विमिंग पूल। अन्नागार था, मतलब जो ग्रेनरी जिसको बोलते हैं हम लोग, अनाज जो जहां रखते हैं वो भी था। मतलब ये नगर थे। नगर मतलब, और इसके जो इमारत थे वो पक्की ईंट के बने हुए थे। तो ध्यान में रखेंगे कि आपसे आएगा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बातें क्या है। यह नगरीय सभ्यता थी, इसके नगर पक्के के ईंट के बने हुए थे। दो बातें हो गई। और यहाँ के जो घरे थे, जो इनके घर था, कुछ घर का जो दरवाजा था रोड की ओर खुल रहा है, तो कुछ जो है पीछे की ओर खुल रहा है। जो मुख्य रोड की ओर जो सड़क खुल रहा था वो गुजरात का है, गुजरात में खुल रहा था। गुजरात जहां की धौलावीरा है, गुजरात लोथल, लोथल में जो खुलता है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है। बाकी जो खुलता है आप लोगों को पता होगा कि वह पीछे की ओर खुलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए अभी जस्ट बात की थी, हड़प्पा का एक बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा का एक जो है बंदरगाह है वो है लोथल। लोथल क्या है भाई? तो लोथल एक बंदरगाह है, और बंदरगाह मतलब जहां पे जहाज रखता है। गोदीबारा, अभी जो बड़े पोर्ट है ना इंडिया में, वो 13 बड़े बंदरगाह हैं अभी भारत के। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक बंदरगाह था, वहां पे जो है लोथल था। लोथल किस नदी के किनारे है? ये जो स्थल मिला है ये है भोगवा नदी के किनारे। ये भी कई बार पूछा जाता है, भोगवा नदी, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। क्या मिला है यहाँ पे? तो बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? दो इसमें समझने वाली बात है। एक तो पहले बात है हल, दूसरा है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन होता है। अब मतलब हल किसके बने हुए भाई? तो मिट्टी के हल बने हुए हैं, और ये मिट्टी के हल बने हुए हैं बनवाली। बनवाली कहां पे है? हरियाणा। कहां पे भाई? हरियाणा। आपसे पूछेगा कि बनवाली कहां पे है? हरियाणा। और बनवाली से क्या मिले हैं? तो हल के प्रमाण मिले। क्या चीज के हल? खिलौना, मिट्टी के हल। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए अब इसमें क्या है, राखल दास बनर्जी ने ही तो आरडी मतलब राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी 1922 में इन्होंने ही तो मोहनजोदड़ो का खोज किया है। और इसके साथ
MS वत्स और KN दीक्षित भी जो है इनको राह दिखाए थे कि आप यहीं पर देखिए कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण आपको मिलेगा। तो ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, ये BA स्मिथ नहीं है जुड़े हुए, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगाज कोई, देखिए बोगाज कोई जो है ना एशिया में, ये एशिया माइनर मतलब ईरान में है। कहां पे है ये? ईरान में है। और यहाँ पे जो है ये बोगाज कोई ईरान में है। यहां से हिंदू के जो इंद्रदेव है, जो वरुण देव है, इनकी जानकारी वहां पे मिलती है। बोगाज कोई अभिलेख में इंद्रदेव, वरुण देव, उनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो हम लोगों को याद रखें वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। सही बात है। क्यों भाई? तो वरुण का मिलता है ना, इंद्र का मिलता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। एक बात तो हो गई क्लियर। दूसरा बात, क्योंकि आर्य कहते हैं ना कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो यह प्रमाण बोगाज कोई अभिलेख से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि बोगाज कोई अभिलेख में हिंदू देवी देवता का जिक्र है। अब अगर हिंदू देवी देवता का जिक्र है तो यह भी चीज स्पष्ट हुआ कि वहां पे तो आर्य लोग रहे होंगे, तभी तो जिक्र है। तो अतः जो आर्य लोग हैं वो कहां से आए हैं? मध्य एशिया, ईरान से आए हैं। मध्य एशिया मतलब ईरान से आए हैं। तो यह कहां पे है? बोगाज कोई ईरान में है। ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ है? दो चीज ध्यान में रखेंगे, एक आता है परिनिर्वाण और एक आता है मात्र निर्वाण। निर्माण और महापरिनिर्वाण का मतलब अंतर है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु होता है, इसका मतलब है मृत्यु। और निर्वाण का मतलब है मुक्ति। याद रखेंगे, मुक्ति पालेगा। किससे मुक्ति? दुख से, चिंता से, ये जो माया है, मोह माया से मुक्ति पालेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण प्राप्त कर लेना। और महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु अर्थात मर जाना, शरीर देह का त्याग कर देना। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यहाँ जो आंसर है वो कौन होगा? कुशीनगर। कुशीनगर, जैसे लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आपको याद होगा कि लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 BC में हुआ है। और इनकी जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, आपको पता है 483 BC में हुई है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सब लोगों को पता है कि बोध गया में इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में रिज्जु पालिका नदी, उसको निरंजना नदी भी कहते हैं। और वहीं पर जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कुशीनगर में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब डेथ हो गया। डेथ कब हुआ इनका? 563 BC में हुआ। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। कपिल वस्तु में वो गए थे, वहां पे इन्होंने अपना प्रवचन भी दिया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को देख लिया है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो क्या आंसर होगा इसका? कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है कि उसने सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया? उपदेश कहां पे दिया? तो सबसे पहला जो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण को दिया था। 5 ब्राह्मण को उसने जो है उपदेश दिया था। और कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां पे दिया था? सारनाथ। इसी को ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रश्न आता है ऋषि पत्तनम, तो आप याद रखिएगा, ऋषि पत्तनम हो चाहे सारनाथ हो, आंसर क्या होगा इसका? कि इन्होंने सबसे पहले 5 लोगों को जो है ज्ञान दिया धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध ने बताया सारनाथ में या फिर ऋषिपत्तनम में। याद रहेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें कुछ है भी, जैसे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बुद्ध की जो है तीसरी संगति हुई थी। और जो तीसरी संगति हुई थी उस समय अशोक शासक थे, अशोक के समय पे हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स जो है इसके अध्यक्षता किए थे। सारनाथ और वैशाली। वैशाली आपको पता है कि जो है वैशाली जो है पहला गणतंत्र कह सकते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र। मतलब गणतंत्र जहां पे कई लोगों का जो शासन, कई लोग मिलकर अपने राजा को चुनते हैं। तो ये विश्व का पहला गणतंत्र जो यह प्रथा थी बिहार के वैशाली में था। यही है वैशाली। और सारनाथ के बारे में तो पता है, अशोक का सिंह स्तंभ यहीं पर है सारनाथ में।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है। किस मंडल में? 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है कि पुरुषनी नदी के किनारे जो है आर्य और गैर आर्य, जो आर्य नहीं थे, तो आर्य और गैर आर्य के मध्य युद्ध हुआ, आर्य विजय हो गए और ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। 7वें मंडल में जिक्र है। अच्छा, ऋग्वेद की बात करें, क्योंकि ऋग्वेद का जिक्र हुआ है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 मंडल जो है, 2 से 7 अति प्राचीन है। अति प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो 2 से लेकर 7 मंडल है। इसको ध्यान रखेंगे। 2-3 चीज है कि 9वें मंडल में क्या चीज है, तो 9वें मंडल में सोम की चर्चा है, सोम रस की चर्चा है, सोम भगवान की चर्चा है। इसके लिए 114 जो है रचनाएं की गई है, प्रार्थना का जो है जिक्र किया गया है। उसके बाद हम लोग को इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें और है जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। गंगा का एक बार ऋग्वेद में जिक्र हुआ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी ही हमने बताया कि वह कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल है और इसमें सोम का जिक्र है। इसमें सोम का जिक्र है। सोम एक जो है पेय पदार्थ भी है, सोम रस बोलते हैं उसको, पेय पदार्थ जो हिमालय के जो तराई वाले भाग में मिलता है। तो 7वां मंडल में क्या है, तो युद्ध का जिक्र है। हमने अभी बताया था कि युद्ध का जिक्र है, वह युद्ध जो आर्य थे और एक जो कि आर्य नहीं थे। तो जो आर्य थे और नहीं थे, उन लोगों के बीच जो है युद्ध हुआ था और इसका जिक्र कहां पर है? 7वें मंडल में। एक है 8वां मंडल। 8वें मंडल में जो है नदी का भी जिक्र है, उसमें कुछ जो है जो विद्वान जो महिलाएं हैं उनका भी जिक्र है। 10वां मंडल में जो है 4 वर्ण का जिक्र है, 4 वर्ण, और ये वर्ण को बोला गया है जो अभी हम जानते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ वहां पे जिक्र है, 10वें मंडल में जिक्र है ऋग्वेद के। और ये जो है ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। ये समझने वाली चीज है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पूर्णतः किसको समर्पित है? हमने कई बार बोला है सोम, और इस पेय पर नामांकित देवता को है। इसके लिए कुल 114 जो है मंत्र इसके लिए लिखे गए हैं। इसमें केवल सोम को समर्पित, केवल सोम को। ऋग्वेद में अगर कोई देवता है तो मात्र एक सोम ही है, जिसके लिए एक मंडल लिखा गया है, 9वां मंडल। आपको एक प्रश्न होगा कि कौन सा ऐसा भगवान है, देव है, जिसके लिए ऋग्वेद में रचनाएं रची गई है एक मंडल में पूरी तरह से? वह है 9वां मंडल, सोम के लिए। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, जिसको कि सावित्री नाम पड़ता है, जो कि सूर्यदेव को अंकित कर रहा है। तो आपको बोलेगा ऋग्वेद जो ओम भूर्भुवः स्वः है, जो कि मंत्र है, वह किसके लिए, किस भगवान के लिए? सूर्य के लिए है। किस मंडल में जिक्र है? 3रे मंडल में है। किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, भागवत गीता तो हम लोग जानते हैं, इसमें 18 अध्याय है और इसको कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल पर जो है पूरा कहानी जो बताया है, और आज भी कहीं न कहीं गीता की बहुत सारी चीजें हम लोग के जीवन में लागू होती है। यजुर्वेद में जो है ऐसे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद है ना, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद है ना, ऋग्वेद और एक क्या है भाई? सामवेद। बोला जाता है वेदों का वेद, जो सभी वेदों को रचना किया, ऋग्वेद। जिस वेद में संगीत का जिक्र है, जिससे संगीत के धुन बने, सामवेद। और जिसमें युद्ध
युद्ध की जो है मंत्र तंत्र है कि युद्ध कैसे करना है, युद्ध कला होता है, वो है यजुर्वेद। और एक सबसे बाद का वेद, मतलब इन तीनों वेद की रचना पहले हुई, इसलिए इसको त्रिवेद भी कहते हैं। और बाद का वेद जो है उसको कहते हैं हम लोग अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को बाद का वेद कहते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बोध गया में बोधि बीच अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिए दो चीजें तो हैं इसमें, हो सकता है कि ये चतुर्थ पीढ़ी का हो, फोर्थ हो, या नहीं तो सिक्स्थ हो। इसमें विवाद है, ऐसे प्रश्न क्योंकि प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक है, ये 110 तक है, प्राचीन भारत है, बीपीएससी के पूछे हुए प्राचीन भारत। इसी तरह से मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। क्योंकि प्रश्न 16 नंबर में दिया हुआ था इसलिए मैंने करा दिया, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि चौथा भी हो सकता है और छठा भी हो सकता है। तो ये आप देखेंगे हम लोग इसमें, और ये भी संशय का विषय है। 2 पुस्तक है, अलग अलग चीजें दी हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में है, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वह है कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त जो है वो गुप्त वंश के हैं, और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद 1951 में बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और इसमें अभी जो है पाली भाषा है, जो कि पाली भाषा है जो बौद्ध की है, उसकी वहां पे शोध होती है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। नव नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान की संस्था है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, नव नालंदा महाविहार की जो स्थापना हुई थी आजादी के बाद 1951 में हुई थी। ये ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडन ग्राम में। कुंडन ग्राम में 599 बीसी में, 599 बीसी में हुआ था। और क्योंकि ये 72 साल जीवित हुए थे, 72 साल तक इनकी आयु थी, तो इसमें 72 माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 7, 2, 5, 527 बीसी तक ये जीवित रहे। मतलब इनका जो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ, और पावापुरी में इनकी क्या हो गई? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे। तो बोलेगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 बीसी। बहुत सारे पुस्तक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन बीपीएससी जो सुधारी है, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो करेक्ट किया गया है नया एनसीईआरटी के बुक में, वह है 599 बीसी। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, 72 साल की आयु में इनका देहांत हुआ था, तो 527 बीसी में जो है इनका होगा देहांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं वो उदयीन हैं। उदयीन जो है, सबसे पहले तो ये समझिए कि बिंबिसार, जो बिंबिसार है वो बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र है उदयीन। उदयीन जो है इसने पाटलिपुत्र का क्या किया? स्थापना किया। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में ध्यान देते हैं। पाटलिपुत्र जो है, जो वर्तमान में भी पटना जिसे हम कहते हैं, इसकी पुरानी अगर बात करें तो यहाँ मगध, जो मगध है, उस एक वहां जरासंध नाम का व्यक्ति था, जो जरासंध ने सबसे पहले जो मगध की जो राजधानी है उसे राजगृह बनाया। क्या बनाया? राजगृह, या फिर गृहब्रज, उसे बनाया। और वहीं से मगध की राजधानी जो है राजगृह होने लगी। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने राजगृह या गृहब्रज को राजधानी बनाया उसका नाम क्या था? जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और उसको जो पाटलिपुत्र, जरासंध के बाद बिंबिसार आए, है ना, तो काफी बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है काफी ज्यादा अपना प्रसार किया था और अपनी सेना को बढ़ाया था। इसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम था अजातशत्रु, और उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयीन। इसमें
सभी ने अपने पिता को मारकर अपने गद्दी पर बैठा था। मतलब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया, अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। तो इस तरह से एक दूसरे को मारा, इसीलिए इसका बोलते हैं पितृहंता वंश। मतलब पिता को मारकर बैठने वाला, अपने गद्दी पर शासन करने वाला वंश बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो वो होगा लिच्छवी। देखिए लिच्छवी के जो राजा चुने जाते थे ना 7707, इतने लोग मिलकर, मतलब इतने सारे कौन थे? ये लोग भी छोटे छोटे राजा थे ही, छोटे छोटे राजा ही थे, और ये सब मिलकर लिच्छवी गणराज्य के एक शासक का चुनाव करते थे। और आप समझ जाइए, इसी को तो गणतंत्र कहते हैं, जहां पे गण अर्थात लोगों का समूह तंत्र में भाग लेती है। गण अगर तंत्र में भाग ले रही है, मतलब व्यवस्था में भाग ले रही है, तो उसी को तो गणतंत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो है पहली बार विश्व के मानचित्र पर अगर पहली बार अगर गणतंत्र की बात हुई तो बिहार के लिच्छवी में हुई, और अभी जो हम इसे वैशाली कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी राजगृह, गिरिब्रज थी, जिसको कि जरासंध ने मगध की राजधानी को गिरिब्रज स्थापित किया था। और जरासंध ने गिरिब्रज मगध की राजधानी को स्थापित किया था, लेकिन राजगृह से पाटलिपुत्र करने वाला का नाम था उदयन, जो अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, इस वंश को हम लोग हंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश भी कहते हैं, मतलब पिता की हत्या करने वाला। हर्यक वंश को पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश, पितृहंता वंश। इस वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया। अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अजातशत्रु किस वंश का है? तो हर्यक वंश का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? देखिए सेंड्रोकोटस नाम जो है, क्योंकि यूनानी है ना, तो यूनानी लोग जो लिखते हैं अपने किताब में कुछ अलग तरह का लिखते हैं वो लोग। तो वो सेंड्रोकोटस जो लिखे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही बता रहे थे, लेकिन उसका नाम वहां पे क्या बोल रहे थे वो लोग? सेंड्रोकोटस। तो उसको विलियम जोन्स ने इस बात को पकड़ लिया कि आप जो सेंड्रोकोटस लिख रहे हैं वो हमारे यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने पूरे अखंड भारत, जिसकी आज हम लोग अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो बांग्लादेश है, जो पूरा का पूरा जो फैला हुआ जो है, वही अखंड भारत की रचना करने वाला सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसने जो है नींव रखा था, और उसी का नाम क्या है? सेंड्रोकोटस। और इसको जो बताया, कौन बताया? विलियम जोन्स। याद कैसे रखेंगे कि कोट के साथ क्या पहनिए? तो जींस पहनिए। कोट के साथ क्या पहनिए? जींस। सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से के बारे में जानकारी कौन बताया? तो हम याद रखेंगे विलियम जोन्स। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक अंत जो है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो चुका है, एक छोटा सा शायरी है, इसके तरफ हम यहाँ पे अपनी बात को विराम देंगे कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, जिस शख्स ने हालत का रुख मोड़ दिया। मतलब अगर आप में ताकत है, आप में जहन में कुछ है, कुछ करने का जज्बात है, तो आप हुनूर दिखाइए और हवा का रुख मोड़िए और खुद अपने जिंदगी का रास्ता बनाइए। जिंदगी वो है मेरे दोस्त जो आप तय करते हैं, जिंदगी वो नहीं है जो आपके लिए कोई और तय करता है। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।